दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी का नई भर्ती आ चुका है। लाखों अभ्यर्थी इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्म अप्लाई करने से पहले कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे फॉर्म अप्लाई करें, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, सीट बढ़ेगा कि घटेगा, कैसे कंपटीशन होता है, मेरिट किस पर बनता है। काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला था सर जी एक वीडियो बनाकर बता दीजिए। मैं इसमें पूरा सिंपल तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। अभी देखिए बोर्ड पर वीडियो नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर बोर्ड भी है, लेकिन वीडियो नहीं बना रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम है खड़ा होने में। तो जल्द ही मैं आपको एक एक चीज़ जो होगा, जो आप कमेंट कीजिएगा उस पर छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। उससे पहले चलिए मैं आपको स्लाइड पर लेकर चल रहा हूं और एक एक डिटेल्स बता रहा हूं कि क्या क्या इस फॉर्म में है और कहाँ गलती आपको नहीं करना है। ये एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिस है कांस्टेबल जीडी, यानी कि ये भी कांस्टेबल ही होते हैं, लेकिन ये सीएपीएफ में होते हैं, यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में। अलग अलग आपको जो भर्ती को निकाला जाता है एसएससी द्वारा, उसमें ये भी भर्ती है, क्योंकि ये एग्ज़ाम कंडक्ट एसएससी ही कराता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सबमिशन करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 नवंबर से ही शुरू है और 31 दिसंबर तक इसका है। बाकी लास्ट डेट और रिसिप्ट के लिए 31 दिसंबर, लास्ट डेट और टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट के लिए 1/1/2024 1 जनवरी 2024 है। और आपको ये सभी आपको दिया हुआ है कि डेट्स टू विंडो टू एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, तो करेक्शन के लिए 4 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024, यानी कि बहुत कम समय दिया हुआ है करेक्शन के लिए। अगर गलती हुआ होगा सो ये 2 दिन में आप करेक्शन कर सकते हैं। आप फिर शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन फरवरी मार्च 2024, तो बहुत कम समय मिला है, क्योंकि फरवरी और मार्च में आपको ले लेगा। तो क्योंकि अच्छा खासा लड़के इसमें एग्ज़ाम में फॉर्म अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, तो आपको तैयारी भी मन से करना होगा। अब इसमें जो भी ज़रूरी है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ठीक। बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आपका ये पेपर जो होता है ये 13 रीजनल लैंग्वेज में भी होता है। जैसे कि अगर सिर्फ सब्जेक्ट का क्वेश्चन छोड़ दे, जो कि लैंग्वेज वाला क्वेश्चन होता है, उसे छोड़ दिया जाए, तो बाकी सभी क्वेश्चन को अब 13 लैंग्वेज में और देख सकते हैं, किसके इंग्लिश और हिंदी के अलावा 13 लैंग्वेज में, ठीक। बाकी ये सभी लैंग्वेज लिखा हुआ है। तो जो अलग अलग राज्य में जो अलग अलग लैंग्वेज होते हैं उसका आपको इसमें बताया गया है। देखिए इसमें जो होता है, सबसे पहले आपका फॉर्म अप्लाई होगा, फिर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर आप रिटन एग्ज़ाम दोगे, उसके बाद आपका लिस्ट निकलेगा फिजिकल के लिए, फिर आप फिजिकल देने जाओगे, फिर उसके बाद आपको आएगा मेडिकल होगा, फिर मेडिकल में आपको री भी दे दिया जाता है, री मेडिकल के लिए, फिर री मेडिकल होगा, देन उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट निकाल कर दे दिया जाता है, ठीक। सो इतने प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। पे स्केल जो है लेवल 3 का जॉब है 21,700 से लेकर 69,000, 100 रुपया, यानी कि अच्छा खासा पेमेंट होता है। ये पेमेंट बढ़ते भी जाता है। टोटल सीट कहें तो 26,146 है, जिसमें अगर फीमेल का भी सीट देखा जाए तो 2799 टोटल सीट है और मेल का है 23,347, क्योंकि फीमेल का सीट भी इसमें रिजर्व रहता है। अब यहाँ पर आपको है कि फॉर्म आप भरिएगा तो अलग अलग जो कैटेगरी में फॉर्म भरिएगा तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो नेशनल लेवल तक, भारत सरकार का AWS हो, आपका DM लेवल तक करवा ले तो बेहतर है। जो आपको बिहार में ना BC होते हैं, ओवरऑल जो होते हैं OBC होते हैं, तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए। और साथ में ये भी ध्यान में रखिएगा कि NCL भी बनवा लीजिएगा, क्योंकि NCL अगर अक्षर देना है तो NCL नॉन क्रीमिलियर जो सर्टिफिकेट है इसे भी, सो ये आपको रहना चाहिए आपके पास, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर नहीं दिखाएंगे तो इसमें आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, घुमा देगा आपको, ठीक, यानी बाहर कर देगा। एज लिमिट देख सकते हैं कि 18 से 23 साल है। तो जो एज लिमिट है ये 1 जनवरी 2024 से काउंट किया जा रहा है, ठीक। सो जिसके कारण बहुत से लोग बाहर निकल जा रहे हैं, यानी नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते, क्योंकि पिछले वाला भर्ती में छूट मिला था। अब ये एक आपको देख सकते हैं 1 जनवरी 2024 तक है। और इसमें कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये जो डेट दिया है ना, ये डेट दिया है अनरिजर्व के लिए, यानी कि जो अनरिजर्व में फाइट करते हैं, जिनको आरक्षण नहीं चाहिए होता है, उसके लिए ये जो डेट है 2 जनवरी 2021 से लेके 1 जनवरी 2006 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए, इसके बाद में नहीं। किसके लिए मैं बता देता हूँ, जो कि अनरिजर्व में आते हैं, जो जनरल जिसे आप कह सकते हैं, अनरिजर्व नहीं जनरल जो आते हैं उनके लिए। बाकी अगर आप आरक्षण लेते हैं तो आपको कैटेगरी वाइज छूट मिलता है, जैसे SC ST तो उनको 5 साल के छूट मिलेगा। तो जो 23 साल है उसमें आप 5 साल जोड़ दीजिएगा, तो ये 28 साल तक इनका मैक्सिमम आपको छूट मिल जाता है, ठीक। वैसे OBC का जो है, OBC का आपको कितने साल मिलता है, 3 साल का छूट मिलता है। तो जो आपको 23 साल है आपको जनरल के लिए, उसमें 3 साल और आप जोड़ दीजिएगा, वो हो जाएगा आपका 26 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2024 तक आपको डेट है, ठीक। फिर आप देखिएगा कि जो चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट है, विक्टिम है 1984 दंगा का, और वही आपको दिया हुआ है, जो दंगा वाले होते हैं उनको छूट मिलता है, जैसे कि 5 साल का। और जो आपको विक्टिम है जो कि मारे जा चुके हैं उसमें दंगे में, ये 8 साल के उसके घर वाले को मतलब मिलता है। जो OBC में दिया हुआ है वो आपको AWS और अनरिजर्व में 5 साल का है, OBC में आप देखोगे 8 साल का है,
और चिल्ड्रेन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम ओकेल्ड इन 1984 के दंगा में आप देखिएगा जो SC ST के उनको 10 साल का छूट मिलता है, ये चीज़ है। ठीक, अब आपसे आप पूछोगे सर ये कब से मिलान किया कब से जाता है। सो मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है, तो सर्टिफिकेट जो होता है उसके अकॉर्डिंग मैट्रिक या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमीशन ऑफ, ये जो आपको डिमांडिंग हो रहा है या डिटरमिनिंग द एज एंड नो सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। यानी कि आपका जो चेक किया जाएगा वो आपके 10th के सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा, बाद में बदलाव नहीं किया जाएगा। सो उसके अकॉर्डिंग ही आपका डेट ऑफ बर्थ मिलाया जाता है, आपके आधार कार्ड से नहीं मिलाया जाएगा, कुछ से नहीं मिलाया जाएगा, आपका सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ जो मिलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कार्ड वो 10th के जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार मिलाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है फॉर्म भरने से पहले कि फॉर्म अप्लाई करते हैं तो किस में हमको फॉर्म अप्लाई करना है। यानी किसी को CRPF में जाने का मन होता है, किसी को BSF में, किसी को ITBP में, किसी को CISF में। अगर मैं स्टूडेंट रहता ऐसा मेरे को जाने का अगर मौका मिलता, सो सबसे पहला मेरा CISF होता और उसके बाद ही आगे के जो भी प्रोसेस जैसे CISF हो जाता, CRPF हो जाता और इसके बाद ही कुछ अब मैं आपको ऑप्शन डाल पाता, यानी कि प्रेफरेंस में मैं चूज कर पाता है। क्योंकि CISF आपको जो है ना औद्योगिक सुरक्षा करता है, शहर में ज़्यादा इन लोगों का जॉब होता है, अच्छा जॉब माना जाता है, उतना खतरा भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप जा रहे हैं पैरामिलिट्री फोर्स में और खतरे से डरिएगा तो ठीक नहीं ना है, आपका सुरक्षा पूरा इंडिया का आपका ही कंधे पर रहेगा, तो वो चीज़ आपको करना होता है। इंटरनल जितने भी सुरक्षा होता है, बाकी बॉर्डर वाला जो शुरू की सुरक्षा होता है ये CFPF के ही जवान करते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब आपको युद्ध हो जाता है तो इन जवानों को पीछे खींचा जाता है। जैसे आपको BSF हो गए तो पाकिस्तान वाला बॉर्डर पर BSF है तो उनको फिर बुला लिया जाता है और फिर आर्मी को भेजा जाता है लड़ने के लिए। नहीं तो जब तक आपको BSF ही आपको बॉर्डर का रक्षा करते हैं, जैसे ITBP हो गए चाइना वाला और तिब्बत वाला जो क्षेत्र है और इंडिया का, वैसे ये आपको सुरक्षा करने के लिए अलग अलग फोर्स बनाए गए हैं, उसका प्रेफरेंस भी आपको डालना होता है। ठीक, अब ये चीज़ आपको प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर्मेट आप जान रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट निकाल कर आप पढ़ भी सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका सभी सर्टिफिकेट बनना चाहिए। यानी कि जो जाति है, यानी कि आप OBC में आते हैं OBC का, SC ST का, NCL जो OBC के लिए होता है सिर्फ NCL बनना चाहिए, और EWS जो कि आपको जनरल कैंडिडेट के जो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन 10% छूट लेना चाहते हैं तो उनका भी होना चाहिए। ये साफ साफ इसमें आपको मेंशन किया गया है, मैं आपको पढ़ कर नहीं बता रहा हूँ बट पूरा आपको नोटिस में जानता हूँ या पढ़ा हूँ। क्रूशियल डेट फॉर क्लेमिंग SC ST OBC EWS स्टेटस विल बी क्लोजिंग डेट फॉर द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि आपका जो डेट होगा SC ST OBC EWS जो स्टेटस यानी कि आपका जो बनवाओगे, ध्यान से सुन लो, जो भी आपका नहीं डॉक्यूमेंट्स है तो फिर से बनवा लो, क्योंकि आपका जो क्लोजिंग डेट है ना, जो फॉर्म भरने का क्लोजिंग डेट है उससे पहले होना चाहिए। तो अभी भी तो डेट है आपके पास, अच्छा खासा समय है, तो आप बनवा लो। मैं बोलूँगा कि नहीं बनवाए हो तो जितना जल्दी हो सके बनवा लो कि आप बाद में प्रॉब्लम ना फेस करो। EWS वाले OBC वाले OBC बनवा लेना और आपका NCL साथ में बनवा लेना। SC ST वाले SC ST अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो तो होगा ही होगा आपके पास, ये बनवा लेना। ये ज़रूर आपके पास होना चाहिए। इस बात को जितना जल्दी हो सके अप्लाई करो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे सर जी हमको कुछ नहीं पता था। बिहार वाला का ही सिर्फ बनवाए हुए हैं आप, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवाना है, इस बात को भली भांति आप दिमाग में बैठा लो। ठीक, हो सके तो DM लेवल तक साइन करा लेना। अब देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होना चाहिए 1/1/2024 तक आपका मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। यानी कि आपके पास और भी डिग्री होगा बट आपका मिनिमम जो इसमें मांगा जाता है ये 10th प्लस आपको, मतलब 10th मांगा जाता है। ठीक, प्लस नहीं 10th मांगा जाता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए। अब जिनको मिलता है छूट उनका देख लीजिए, जब NCC आप कुछ किए हुए हैं तो NCC सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे NCC C में ज़्यादा आपको छूट मिलता है, 5% मिलता है एग्जामिनेशन मार्क्स में, यानी कि जो मेरिट बनता है वो एग्जामिनेशन मार्क्स पर ही बनता है, इस बात को ध्यान में रखो। उसमें 5% का, बी सर्टिफिकेट वाले को 3% का और A सर्टिफिकेट वाले को 2% का मिलता है। तो NCC का अगर सर्टिफिकेट होगा तो इसमें आपका काम आता है। ठीक, आगे चलते हैं। हाउ टू अप्लाई करने के लिए तो बहुत सिंपल है। पहले रजिस्ट्रेशन होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोटो अपना और फिर अपना नाम, पापा का नाम, जो ये सब आपको आधार कार्ड ये सब आपके पास होना चाहिए। ठीक, लास्ट डेट सबमिशन का है 31 दिसंबर 2023, तो इससे पहले अपना सर्टिफिकेट और जो भी है वो चीज़ अपने पास रखना होगा। एप्लीकेशन फ़ी जो लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 पेएबल 100 रुपया लगेगा, 100 रुपया लगेगा। बाकी जो महिला है या जो SC से ST से बिलोंग कर रही हैं या एक सर्विसमैन है उनको कोई पैसा नहीं लगता है, ये बात ध्यान में रखिए। जो महिला है किसी भी कैटेगरी का और या कैंडिडेट जो SC ST और आपको अदर जो जैसे कि एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं उनको आपको पैसा नहीं लगता फॉर्म भरने में, बाकी सबको 100 रुपया फ़ी जमा करना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। ठीक, तो ये चीज़ तो आपको पता ही होना चाहिए। और फिर रिजेक्टेड लिस्ट भी जारी कर दिया जाता है अगर बढ़िया से फॉर्म नहीं भरते हैं तो, या एक से अधिक फॉर्म भर देते हैं तो, ये सब आपको नहीं करना है।
अब विंडो फॉर द एप्लीकेशन फॉर करेक्शन जो होता है 4 जनवरी 2024 से लेकर 6 जनवरी 2024 तक है। ये करेक्शन करने के लिए 3 दिन आपको समय दिया गया है और आपको करेक्शन करवा लेना है अगर आपको फॉर्म भरने में गलती हो जा रहा है तो। ये नहीं कि बाद में हमको तो बता देंगे कि हमसे ये गलती हो गई। एक बात ध्यान में रखना, जब भी फॉर्म भरोगे तो आपको वो जो निकल कर आता है फॉर्म भरने वाला PDF, उसको बढ़िया से देख लेना है अपना कि हमने कहीं गलती तो नहीं किया है ना। अगर गलती किए होंगे तो बड़ा पछतावा बाद में आने लगेगा जब आपको बाहर किया जाएगा। इसलिए आपको हर चीज़ ध्यान से भरना है, क्योंकि ये पूरा मेहनत का बात है भैया। पूरा एकदम आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, सब चीज़ होगा ना, दिक्कत फेस करने लगोगे। ठीक, अब ये देखो एग्जामिनेशन सेंटर जो है अलग 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 जोन का, जैसे कि सेंट्रल रीजन जोन में जो है बिहार उत्तर प्रदेश आता है। इनके स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पर दिया है, भागलपुर दिया है, दरभंगा दिया है, पटना, मुजफ्फरपुर। तो जो शुरू में आपको भर देते हैं उनको ये मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सेंटर मिल जाता है, ठीक ना। और इनका जो ऑफिस है ये दिया हुआ है कि ऑफिस कहाँ पर है, सेंट्रल रीजन का। अलग अलग जो रीजन के आपको आते हैं, जो अलग अलग, जैसे ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, इनका सेंटर इसमें दिया हुआ है। ठीक, तो ये सेंटर दिया है तो आप तो आते हैं सेंट्रल रीजन, तो आप अपना सेंट्रल रीजन डालिएगा। बिहार उत्तर प्रदेश वाले की बात मैं कर रहा हूँ, बाकी जो भी जहाँ के आते हैं वो अपना ज़रूर अपना डालना होगा। ठीक, अब ये चीज़ याद रखिएगा, जितना आप बढ़िया से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, जितना बढ़िया से आप डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिएगा, बाद में आपको जाकर टेंशन ख़त्म रहेगा, कोई टेंशन नहीं होगा। एग्ज़ाम कैसे होता है, तो देखो पहले जब एग्ज़ाम होता था 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था वो भी सेम एग्ज़ाम हुआ था 100 क्वेश्चन वाला। उसके बाद एग्ज़ाम में आपको बदलाव देखने को मिले, और जो यहाँ पर आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन भी एग्ज़ाम होता है ये, और इसमें आपको टोटल अब 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, निगेटिव भी इसमें होता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये जो है आपका जो टोटल क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का 20 क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स का होता है। ठीक, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट के लिए टाइम मिला उठे, सबके लिए आपको ये एक साथ ही टाइम दे दिया गया है, 60 मिनट आपको दिया जाता है। ठीक, फिर बी वाला में जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस होता है, 20 क्वेश्चन होता है, 40 नंबर का आपका। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में 20 क्वेश्चन होता है, 40 नंबर का होता है, और इंग्लिश हिंदी में 20 क्वेश्चन होता है, 40 नंबर का होता है। यानी टोटल आपको जो होता है 120 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब आप यहाँ पर माफ करना, ये जो 160 नंबर का आपका मार्क्स होता है, और यहाँ पर टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन का आपका 2 मार्क्स मिलता है। ठीक, अब यह ध्यान में रखिए, ये जो हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है ना, इसमें से एक लैंग्वेज आपको चूज करना होता है, या तो इंग्लिश या हिंदी, कोई भी एक पेपर का आपको लगा लेना है, तो आपको उसका इंक्लूड किया जाता है। 20 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा या 20 क्वेश्चन इंग्लिश, दोनों में से एक ही लगाना है आपको, यानी किसी एक का आपका लगा देना है जो आपका मजबूत हो। तो हिंदी बेल्ट वाले ज़्यादातर तो हिंदी ही लगाते हैं, और CBSE वाले इंग्लिश पर भी अपना लगा लेते हैं। ठीक, इसमें निगेटिव भी है, 0.25 अंक है, यानी कि मार्क्स काट लिया जाएगा। कहने का मतलब देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स ऑफ ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयरफॉर एडवाइज्ड टू कीप दिस माइंड व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको दे रहा है कि 0.25 मार्क्स काटा रहा है, परसेंटेज नहीं, और ये कितने में काटा जा रहा है, तो ये उतना आपको निगेटिव नहीं हुआ जितना आप सोच रहे हैं। ये आपको 2 मार्क्स एक क्वेश्चन पर मिल रहा है ना जी, उसमें से 0.25 आपको काट लिया जाता है, तो 1/8 आपको बोल सकते हैं। तो मार्क्स में यहाँ पर इस रॉन्ग आंसर, और एक सही करोगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, एक गलत करोगे तो 0.25 आपको मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो क्वेश्चन देखो, ये SSGD है, पहले इसमें निगेटिव नहीं होता था, पिछली बार से अप्लाई हो गया था। अब ये बात ध्यान में रखिए कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करना है। निगेटिव आप देखोगे उतना नहीं है, अगर निगेटिव तो 0.25% भी रहता है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, मार्क्स तो छोड़ो, तब पर भी लोग क्या करते हैं कि आपको बढ़ चढ़ कर क्वेश्चन लगाते हैं। रेलवे वाला निगेटिव थोड़ा डेंजर जोन में लेकर चला जाता है, क्योंकि उसका 1/3 निगेटिव हो जाता है, 1/4 तक आपको देखिएगा अच्छे से लोग लगाते हैं। बाकी 16, 18 अगर निगेटिव रहता है तो बढ़िया से आपको क्वेश्चन लगाना है, 50-50 वाला तो क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। ठीक, तो ये जो चीज़ आपको देखने को मिलता है। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन होगा ये आपको 10th लेवल पर होता है। क्वेश्चन का आपको जो लेवल होगा आप अच्छे से समझ पाओगे, बस ये देखना है कि स्पीड आपका ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन रीजनिंग का है और 20 क्वेश्चन मैथ का है, और आपके पास मात्र 1 ही घंटा है। तो 20 क्वेश्चन रीजनिंग का, 20 क्वेश्चन मैथ का, 20 क्वेश्चन हिंदी का या इंग्लिश का, दोनों में से कोई, और 20 क्वेश्चन जीके का। तो हिंदी जीके तो जल्दी से लगा लोगे, लेकिन मैथ रीजनिंग के लिए आपको स्पीड बनाना होगा, और उसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप प्रैक्टिस आप कैसे भी कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है। अब देखो यहाँ पर आपको जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है, यह दिया है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस है। मैं इस क्षेत्र में काम करूँगा, आप लोगों को तैयारी कराऊंगा यूट्यूब पर, इसके लिए इंपॉर्टेंट मैं वीडियो ला कर दे दूंगा कि जहाँ से आप देख लोगे तो आराम से क्वेश्चन बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको जीके का, हिंदी का बहुत ही आसान आता है, अगर अच्छे से आप प्रैक्टिस किए तो, वरना नहीं किए हैं तो फिर तो आपके लिए हार्ड ही होगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो भी आपको सिलेबस दिया है, सिलेबस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। हिंदी का भी यहाँ पर दिया हुआ है, आपको हिंदी ग्रामर और बेसिक कंप्रहेंशन से आपको संबंधित क्वेश्चन आते हैं।
अब ये देखो, रिटेन में जैसे ही पास आप होते हो उसके बाद क्या किया जाता है कि आपको बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, और फिजिकल में फिर आप पास हो गए तो मेडिकल के लिए, और मेडिकल में जो लड़के छटते हैं यानी कि कुछ लड़के पास हो जाते हैं जिनको री मेडिकल मिल जाता है, वो री मेडिकल कराते हैं, और बहुत से लड़कों को छाट दिया जाता है तो उनको मौका नहीं दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को री मेडिकल का मौका दे दिया जाता है, जो कि आपको देखने को मिला है। अब देखिए ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है पीईटी जो होता है, ये देखिए पीईटी मतलब कि फिजिकल में क्या क्या होता है। तो दो प्रकार के यहाँ पर फिजिकल देखने को मिलते हैं, यानी कि आपको एक आप है जनरल जो, और एक है ये कैंडिडेट जो है जो कि आपको लद्दाख वाले रीजन या हिली एरिया में जो देखने को मिलता है। देखिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर देखिए ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, यहाँ पर 5 किलोमीटर जो दौड़ना होता है मेल को 24 मिनट में दौड़ना होता है। ठीक, ये बात ध्यान में रखिएगा, 24 मिनट में आपको दौड़ना होता है, और फीमेल जो है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में दौड़ना होता है। वहीं जो कैंडिडेट जो लद्दाख वाले रीजन वाले क्षेत्र से है, यानी कि जो हिली एरिया का लद्दाख है वहाँ से आप देखिएगा तो 1600 मीटर मेल को 7 मिनट में दौड़ना होता है, और फीमेल को 800 मीटर 5 मिनट में दौड़ना होता है। ये आपको लद्दाख वाले क्षेत्र के लिए आपको छूट दिया गया है, बाकी ऊपर जो है सबके लिए ये अप्लाई होता है। ठीक, तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिला कि फिजिकल का नंबर नहीं जोड़ता है, फिजिकल आपको पासिंग होता है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो पीएसटी होता है, या तो फिजिकल आप दौड़ में देखें कि कैसा क्या होता है। तो इसमें आपको हाइट क्या चाहिए, हाइट चाहिए मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए जो चाहिए सामान्य 157 सेंटीमीटर। तो क्या छूट भी मिलता है जी, हाइट में छूट मिलता है। अब कहाँ कहाँ के लोगों को छूट मिलता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब से कहीं से भी आप बिलोंग कर रहे हैं तो आपको मेल के लिए 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर होता है। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट फॉर नॉर्थन ईस्टर्न रीजन जो होता है आपको नॉर्थ ईस्टर्न वाला 157 आपको 0.0 होता है, 157 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 147 सेंटीमीटर। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट लेफ्ट विंग वाला जो प्रभावित है ठीक ना इलाका, वहाँ से 160 सेंटीमीटर है, और फीमेल के लिए आप देख सकते हो कि 147 सेंटीमीटर है। कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ आपको अलग अलग जो आपको हिली एरिया है जैसे कि गरवारीज, कुमाऊस, डोगरास, यहाँ से आप देखोगे मराठास, ये 165 सेंटीमीटर मेल का मांगता है, और आपको फीमेल का क्या मांग देता है 155 सेंटीमीटर। कैंडिडेट बिलोंगिंग हेलिंग फॉर द नॉर्दर्न ईस्टर्न जो हिलिंग वाला एरिया होता है, बाकी मणिपुर, सिक्किम, नागालैंड ये वाला क्षेत्र 162.5 मीटर आपको मेल का, और आपको 152.5 आपको सेंटीमीटर, माफ़ करना ये सेंटीमीटर में जो भी होगा सेंटीमीटर में होगा ठीक ना, ये 165 सेंटीमीटर थोड़े ना लंबा कोई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 162.5 सेंटीमीटर जो होता है मेल का, और 152.5 आपको फीमेल का होता है। बाकी गोरखा जो टेरिस्टेरियल एडमिनिस्ट्रेटिव जीटीए के अंतर्गत आते हैं 157 सेंटीमीटर आपको मेल का, और 152.5 सेंटीमीटर फीमेल का। बाकी यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है कि उनके अंतर्गत कौन कौन आते हैं गोरखा के जो आपको अंदर है। अब यहाँ पर देखो ये जो चेस्ट के बारे में दिया है ये भी देखा जाता है चेस्ट में, तो पीएसटी में टेस्ट भी देखा जाता है। तो चेस्ट देखते हैं क्या क्या होता है, ये सिर्फ मेल के लिए होता है। अनएक्सपेंड यानी कि बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और मिनिमम एक्सपेंशन तो आपको 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो ये आपको जो आपको जो ये आते हैं ये आपको सभी लोगों के लिए है। बाकी कुछ लोगों के लिए छूट दिया गया है, कुछ लोगों के लिए जो छूट दिया है जैसे कि जो ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल ट्राइब एसटी के लिए तो आपको 76 है, और 5 सेंटीमीटर फुलाना है, 76 होना चाहिए। जो कैंडिडेट फिलिंग इन द कैटेगरी ऑफ गोरखा, कुमाऊँ, डोरगास, मराठास यहाँ से जो आते हैं इनका 78 आपको, और फुलाकर 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी 78 से आपको 83 हो जाएगा। अब कैंडिडेट फॉर हीलिंग एरिया वाला जो है ये 77 है, और फुलाना है 5 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ तो फुलाना तो 5 सेंटीमीटर किसी को है ठीक ना। अब वेट देखो, वेट जो आपको लिया जाता है, वेट लिया जाता है तुम्हारा हाइट के अकॉर्डिंग आपको वेट देखा जाता है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा ठीक, मेंटेन करके रखना होगा आप लोगों को। अब यहाँ पर आप देख सकते कैंडिडेट आर डिक्लेयर द नॉट क्वालिफाइंग इन फिजिकल स्टैंडर्ड दैट इज़ हाइट एंड चेस्ट में प्रेफर। देखो ये कहने का मतलब इसका ये है कि आपको जो पीएसटी भी होता है उसमें भी आप छड़ सकते हैं, जैसे हाइट नहीं है, चेस्ट नहीं है, ये सब में आपको बाहर किया जा सकता है ठीक ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा ठीक। और जो भी आपको एग्ज़ाम सब ये कंडक्ट किया जाएगा ये आपको एसएससी करेगा, लेकिन उसके बाद जो कंडक्ट किया जाए जैसे पीएसटी, पीएटी, डीएमई और आर्मी ये जो होता है ये सीएपीएफ करता है, यानी कि मेडिकल भी, री मेडिकल भी, और जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब आपको देखने को मिलता है। यानी कि ये सब आपको किया जाता है, जैसे कि पीएसटी, पीएटी किया जाता है, और डीएमई और आरएमई री मेडिकल, और आपको जो मेडिकल है ये सब इनको देखने को मिलता है, सीएपीएफ करते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन में आपको देख सकते हैं कि ये सभी है कि कैंडिडेट आपको जो मेडिकल एग्जामिनेशन में ये सब होना चाहिए आपको ठीक। और आपको जो भी सर्टिफिकेट है उसके बारे में ये बताया गया है कि ये सब होना चाहिए।
फॉर्म भरने से पहले इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप पर केस है कि नहीं है, ये सब भी आपको ध्यान में रखना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको देख सकते हैं, आपको जो आईडी होगा जो आप लेकर जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए। जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जैसे वोटर लिस्ट कार्ड हो गया, ये सब आपको। अब मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा ये आपका देख सकते हैं। तो कैंडिडेट स्कोरिंग फॉलोइंग कट ऑफ विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू एनसीसी सर्टिफिकेट बी, यहाँ पर बी कंसिडर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द नेक्स्ट स्टेज। तो बिना आपको एनसीसी सर्टिफिकेट के ये आपको इतना आना चाहिए सबको। जैसे यूआर के अंदर आएंगे 30% लाना ही, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के अंदर 25% मार्क्स लाना ही है, ऑल कैटेगरी जो है 20% लाना ही है, ये आपको देखने को। फिर एनसीसी जोड़ा जाता है बाद में, ये सर्टिफिकेट जो जोड़ा जाएगा उसका मार्क्स ये इसके बाद में जोड़ा जाएगा, जो भी नंबर फाइनल होगा उसमें, ठीक। तो ये आपको प्रक्रिया है, बाकी आप ज़रूर कमेंट कर बताइएगा। अब ये जो आपको प्रायोरिटी है कि आपको क्या इसमें चूज करना है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। जैसे बीएसएफ आपको पहला डालना है तो ए डाल दीजिएगा, सीएसएफ डालना है तो बी डाल दीजिएगा। तो ये आपके ऊपर है, अलग अलग सबका जॉब होता है, अलग अलग क्षेत्रों में जॉब होता है। सबसे ज़्यादा अगर फोर्स की संख्या हम बात करें तो सीआरपीएफ के देखने को मिलता है, और पुराना भी है। और सीआईएसएफ देखा जाए तो ये आपको औद्योगिक सुरक्षा के लिए बनाया गया था, तो ये बहुत लोग प्रेफरेंस इसलिए करते हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा होता है। एसएसएफ भी बहुत लोग ये डालते हैं, कट ऑफ ज़्यादा चलता है, इसका कम सीट होता है। तो ये चीज़ आपको अपने से भरना होता है कि मैं क्या इसमें डालूँ, ठीक। अगर मैं कैंडिडेट रहता तो मेरा पहला सीआईएसएफ होता, देन उसके बाद एसएसएफ, 3 सीआरपीएफ हो जाता, ठीक। ये चीज़ होता। बाकी आप लोग अपना देख लीजिएगा, और बाकी जो भी इसमें इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया। और जो एग्जामिनेशन होता है इसका आपको मार्क्स मेरिट लिस्ट में जब जुड़ता है तो ये कभी कभी आप देखोगे कि पार्ट 1 में जो हो कितना मार्क्स आया है वो कट ऑफ में आपको दिखाई देता है। मैं आपको वीडियो सब छोटा छोटा बनाते रहूँगा, आपको पता चलते रहेगा। ये मैं जो आपको कट ऑफ होता है वो कहीं ना कहीं पार्ट भी दिखाई देता है। अगर मार्क्स बराबर हो जाता है तो कौन पार्ट में कितना स्कोर कोई किया है ये सब भी दिखाई देता है। जैसे पहला आपको पार्ट में क्या है, दूसरे बी पार्ट में क्या है, ये सब कर फिर आपको डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, आपको कैंडिडेट का हायर देखा जाता है कि कौन उम्र में ज़्यादा है। तो ये बराबर मार्क्स होने के बाद आपको जो मेरिट लिस्ट में कुछ प्रॉब्लम होते हैं बराबर पर, तब ये सब किया जाता है, ठीक। चलो, अगर आप चोरी करते हुए पकड़ा जाते हो तो उसके लिए सज़ा दिया हुआ है कैसा साल का, तो वो चीज़ तो आपको करना नहीं है। अब ये चीज़ आपका रहा पूरा, ये नोटिफिकेशन बिलोंगिंग करता है इसी सब मुद्दे पर, और सभी मैंने आपको बता दिया। बाकी ये जो नंबर दिया है, कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन कर सकते हैं अपने जो रीज़न है उसमें। बाकी ये सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कैसे फॉर्म भरना है, वो सभी नीचे दिया हुआ है, ठीक। तो ओवरऑल मैं बोलूँगा कि जब भी फॉर्म भरोगे आराम से देखते हुए फॉर्म भरना, और जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हो उससे पहले अपने पास डॉक्यूमेंट्स रख लेना। यानी डॉक्यूमेंट्स आपके पास लास्ट डेट तक, आपको एग्ज़ाम फॉर्म के लास्ट डेट तक आपके पास होना चाहिए। इसी बताना चाहता था। अगर कोई डाउट है, कुछ बारे में पूछना चाहते हो तो ज़रूर कमेंट कर पूछना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।